तो केमिकल बॉन्डिंग लेवल 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 1, lithium ion has got the smallest radius among the alkali metals. lithium, sodium, potassium, रुबिडियम, सीजियम। एल्कली मेटल्स में लिथियम आयंस का साइज सबसे छोटा रहता है। Yet its mobility is less than the other alkali metal ions in the aqueous solution. अगर हम जनरल बात देखते हैं कि एक छोटा आयन और एक बड़े आयन में से एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ज्यादा स्पीड से कौन ट्रेवल करेगा, तो बड़े आयन का मास ज्यादा होता है, वो स्लो मूव करना चाहिए। छोटे आयन को तेज मूव करना चाहिए बिकॉज उसका मास कम है। मतलब छोटे आयन की स्पीड या उसकी मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। इस हिसाब से लिथियम आयन की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, बट लिथियम आयन की मोबिलिटी कम रहती है इन सब से, बिकॉज इन द एक्वस मीडियम। ये हम जो बात कर रहे हैं ये नॉन एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं, जब ये दोनों आयन प्योरली मूव करते हैं। बट एक्वस मीडियम है, सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट है। बिकॉज ऑफ दिस पोलर सॉल्वेंट लिथियम आयन के आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे। ऐसी सीजियम आयन के आसपास भी वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होकर आएंगे। बट ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, छोटे आयन का या बड़े आयन का? ऐसा लगता है कि बड़े आयन का हाइड्रेशन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आयन बड़ा होने से इसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट आयन। इसका वॉल्यूम ज्यादा है, चार्ज की डेंसिटी कम है, वाटर को अट्रैक्शन कम मिलेगा, तो इससे वाटर कम अट्रैक्टेड रहेंगे, इससे ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। लिथियम आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग द लिथियम आयन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो लिथियम आयन इन द एक्वस मीडियम is heavily hydrated. Cesium ion in aqueous medium will be less hydrated. तो अब जब किसी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इनको मूव करना है तो ये धीरे मूव करेगा, बिकॉज इसके साथ काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हैं, ये फास्ट मूव कर जाएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम आयन की माइग्रेशन स्पीड कम हो जाती है, बिकॉज वो बहुत हेवीली हाइड्रेटेड रहता है, उसकी माइग्रेशन स्पीड कम हो जाती है इस कारण। क्वेश्चन नंबर 2, NF3 does not hydrolyzes while NCl3 hydrolyzes. NF3 वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट नहीं बनाता है, NCl3 वाटर से हाइड्रोलाइज होकर HOCl प्लस NH3 बना लेता है। NCl3 में क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल रहते हैं। क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल में वाटर अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन रख देता है उसके पास। इसके कारण क्लोरीन जब वाटर से जुड़ जाता है तो क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। वाटर अपना एक H+ आयन रिलीज करता है, ये नाइट्रोजन की तरफ ये बॉन्ड टूट जाता है, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है और क्लोरीन के साथ एक OH जुड़ जाता है। वाटर ने जो H+ रिलीज किया है वो नाइट्रोजन पे आके लग जाता है, तो नाइट्रोजन पे एक H लग जाता है, एक HOCl चला जाता है, ऐसे ये 2 Cl और चले जाएंगे। इसके लिए क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल होना जरूरी था, बट NF3 में ना तो नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल है ना फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल है, तो वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाता है। इसलिए NF3 वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, बट NCl3 वाटर से रिएक्ट करके NH3 और HOCl दे देता है।
क्वेश्चन नंबर 3, CO2 is a monomer while SiO2 is a polymer. कार्बन एटम का साइज छोटा रहता है, इसके कारण इसका कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड छोटा रहता है, तो स्टेबल पाई बॉन्ड बन जाता है। बट सिलिकॉन एटम का साइज बड़ा रहता है, ऑक्सीजन के साथ उसका सिग्मा बॉन्ड लेंदियर होता है, तो पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं बन पाएगा। तो सिलिकॉन की 4 वैलेंसी इस प्रकार से सेटिस्फाई होती है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन से केवल सिग्मा बॉन्ड बनाकर अपनी वैलेंसी फुलफिल करता है। बट इस प्रोसेस में इसका स्ट्रक्चर फैलता जाता है और ये एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनाने के बजाय एक जाइंट लैटिस बना लेता है। इस लैटिस का इंपीरिकल फार्मूला SiO2 होता है। तो SiO2 एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, जाइंट लैटिस है, जबकि CO2 एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनाता है। बिकॉज ऑफ द स्टेबल पाई बॉन्डिंग, कार्बन कैन फुलफिल इट्स 4 वैलेंसी by forming discrete molecule, but silicon cannot fulfill its 4 valency with pi bonds. It forms a structure with sigma bonds only. Question number 4. Which of the following has the highest dipole moment? CCl4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3. CCl4 का डायपोल मोमेंट 0 रहेगा क्योंकि इसमें सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, इसमें हाइड्रोजन छोटे एटम है, ये एंगल काफी कम रहेगा, जिससे ये रिजल्टेंट काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसमें ये ऐड होगा जाके, तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्लोरीन के बड़े साइज से ये एंगल बढ़ जाएगा, हेंस इन तीनों का रिजल्टेंट छोटा हो जाएगा जो इसमें ऐड हो रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा रहना है। क्वेश्चन नंबर 5. LiF is least soluble of alkali metal fluoride, lithium fluoride, sodium, potassium, cesium, rubidium, cesium fluoride. पोलर सॉल्वेंट में ये सबसे कम सॉल्युबल रहता है क्योंकि इनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहता है, बट इसमें लिथियम छोटा आयन होने से कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, थोड़ा ये पोलराइज कर देता है। तो लिथियम फ्लोराइड में कोवलेंट कैरेक्टर आने से ये लीस्ट सॉल्युबल रहता है पोलर सॉल्वेंट्स में, और इसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा रहती है बिकॉज आयंस का साइज छोटा है। बॉन्ड एंगल इन H2O is 104. क्वेश्चन नंबर 6. वाटर में बॉन्ड एंगल 104 होता है, जबकि H2S में बॉन्ड एंगल 92 डिग्री ही होता है। ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण अगर हम इस बॉन्ड पेयर की लोकेशन देखें तो वो ऑक्सीजन के पास है, हेंस ये गैप कम हो जाएगी, तो बॉन्ड पेयर एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, तो लोन पेयर उनको ज्यादा सप्रेस नहीं करेंगे। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये थोड़ा सा दूर रहेंगे, तो बॉन्ड पेयर के बीच की गैप ज्यादा रहेगी। बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे, लोन पेयर उनको ज्यादा सप्रेस करके एंगल 92 डिग्री कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7. pH5 is not possible. pH5 नहीं बनता है,
जबकि PCl5 बनता है फास्फोरस में। PCl5 बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में एक S3P और एक d ऑर्बिटल, इनको हाइब्रिडाइज कराना है। d ऑर्बिटल थोड़े हायर एनर्जी के होते हैं। हाई एनर्जी वाले d ऑर्बिटल तब हाइब्रिडाइज हो पाते हैं जब आसपास से आने वाले एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इट कैन फोर्स दिस d ऑर्बिटल टू मिक्स विद दिस SnP ऑर्बिटल। तो एक एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना है ये डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग में अप्रोच करने वाले दूसरे एटम कौन से हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन फोर्स these orbitals to mix with them, but with hydrogen फास्फोरस भले ही अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, बट हाइड्रोजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इन ऑर्बिटल्स के साथ इसको मिक्स नहीं करवा पाएगा। तो इससे बेहतर है कि ये यहीं रहे और केवल sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो। तो इन द एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन phosphorus undergoes only sp3 hybridization, so it forms only pH3, but with atmosphere of chlorine phosphorus can undergo sp3 dehybridization to form PCl5. So because of high electronegativity of chlorine phosphorus can form PCl5. Question number 8. HF forms stronger hydrogen bonds than water. अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखें तो HF का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहेगा क्योंकि इस हाइड्रोजन पर ज्यादा चार्ज रहेगा, बजाय कि हम वाटर के अंदर पाए जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड देखें। वाटर के अंदर ऑक्सीजन फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा, तो ये अट्रैक्शन वीकर रहेगा इससे। मगर इस तरह से फिर डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होना चाहिए था HF का, लेकिन होता उल्टा है। वाटर का डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता है, मतलब वाटर को वेपोराइज करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर किसका है? HF का, बट वेपोराइजेशन के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ रही है किसको? वाटर को, बिकॉज वन HF मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक HF मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बट वन वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल वाटर में ज्यादा बनते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल वाटर में ज्यादा बनते हैं। पर वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो क्वांटिटी बढ़ गई है, इसलिए नेट हीट आपको वाटर को ज्यादा देनी पड़ेगी वेपोराइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9. Lithium when reacts with oxygen forms lithium oxide, but when sodium reacts with oxygen it forms sodium peroxide. अल्कली मेटल्स को अगर हम देखते हैं तो अल्कली मेटल ग्रुप में लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। मींस लिथियम कैटायन combines with oxide anion, but sodium cation combines with
peroxide anion। ऐसा क्यों होता है? जब आयंस कंबाइन होते हैं तो स्मॉलर केटायन स्मॉलर एनायंस के साथ ज्यादा प्रॉपरली कंबाइन होता है, लार्जर केटायन लार्जर एनायन के साथ ज्यादा प्रॉपरली कंबाइन होता है। A smaller cations forms stable lattice with smaller anion. A larger cation forms stable lattice with larger anion. अगर एक स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन हुआ तो ये आपस में लैटिस में ठीक से फिट नहीं होंगे। लिथियम छोटा केटायन रहता है, इट रिक्वायर्स स्मॉलर एनायन। सोडियम बड़ा केटायन रहता है, इट रिक्वायर्स लार्जर एनायन टू फॉर्म द स्टेबल लैटिस। दैट्स व्हाई lithium forms oxide। लिथियम छोटा कैटायन रहता है, सोडियम बड़ा कैटायन रहता है। A smaller cation requires a smaller anion, larger cation requires larger anion। इसलिए लिथियम और सोडियम ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन वाटर द HOH बॉन्ड एंगल इज 105। वाटर में HOH बॉन्ड एंगल 105 होता है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है वो पता करना है। वाटर का डायपोल मोमेंट 1.85 डिबाई होता है। कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन होता है 0.28 एंगस्ट्रॉम एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन होता है 0.66 एंगस्ट्रॉम। एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस आपको दिया है, एक ऑक्सीजन एटम का रेडियस आपको दिया है, मतलब आपको ये पूरी लेंथ दे रखी है इस बॉन्ड की। तो आपके पास में ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर की लेंथ कितनी है? 0.28 प्लस 0.66। तो 0.94 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ है इस वेक्टर की। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको वाटर के इस वेक्टर की लेंथ दे रखी है, लेकिन आपको जो डायपोल मोमेंट है वो इनके रिजल्टेंट का दिया हुआ है। डायपोल मोमेंट इनके रिजल्टेंट का दिया है आपको, लेंथ इस सिंगल वेक्टर की दी है। तो अगर आप करते हैं म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी तो गलत हो जाएगा। ये म्यू किसका है? रिजल्टेंट वेक्टर का। चार्ज किसका निकालना है? रिजल्टेंट वेक्टर का। पर लेंथ कितनी किसकी दे रखी है? इस वेक्टर की। आपको इस वेक्टर की लेंथ चाहिए। ऐसे दो वेक्टर हैं, उनके रिजल्टेंट की लेंथ आपको चाहिए। तो अगर आपके पास में दो वेक्टर हैं और इनकी रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ आपको चाहिए, तब जबकि ये दोनों वेक्टर 105 डिग्री एंगल पर हैं, तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लें कि इन दोनों को जोड़ दें, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लें और ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, डायरेक्शन बस बदल दी है। तो हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल, जिसमें ये एंगल 105/2 52.5 डिग्री है, इसका आधा। ये लेंथ आपको पता है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो आप ये वाली लेंथ निकाल लीजिए, और जब इस वाले वेक्टर की लेंथ निकल जाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ आपको पता थी 0.94 एंगस्ट्रॉम, तब 1.85 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर चार्ज ऑन दी एनी वन पोल इंटू डिस्टेंस ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर, वो जो निकाली अभी। इससे ऑक्सीजन एटम पर कितना चार्ज आएगा ये सेंटीमीटर में रखेंगे, लेकिन ये आपको 0.94 एंगस्ट्रॉम, तो 0.94 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये ESU सेंटीमीटर में रखा था। तो चार्ज ESU में आएगा
3.23 into 10 to the power minus 10 ASU. Question number 11. Using VSEPR theory, identify the type of hybridization and draw the structure of OF2. What is the oxidation state of O and F? OF2 में फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन को +2 स्टेट में लेंगे, फ्लोरीन -1 पर है। ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, इसके पास ऑलरेडी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसकी ग्राउंड स्टेट है, यही इसकी एक्साइटेड स्टेट भी मान ली जाएगी। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 इसके पास में है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 2 10 माइनस 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अदर देन सेंट्रल एटम एंड द हाइड्रोजन एटम, तो 10 माइनस 6 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, तो 1s और 3p हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, तो एक ऑक्सीजन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण 4 ऑर्बिटल आएंगे, जिसमें से 2 में लोन पेयर रहेंगे, 2 फ्लोरीन से बॉन्डिंग करेंगे, तो ज्योमेट्री विल बी वी शेप। क्वेश्चन नंबर 12. Draw the structure of P4O10. Identify the number of single and double PO bonds. फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज है, फॉस्फोरस टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे रहते हैं, बट आपस में बॉन्डेड नहीं रहते हैं। एट ईच एज ऑफ टेट्राहेड्रा एक ऑक्सीजन 2 फॉस्फोरस को ज्वाइन करता है, तो ये बन जाता है P4O6, बट हर फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है, जिसको कि हम डी में प्रमोट कर देंगे, मतलब P के पास ये कंडीशन थी, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां प्रमोट किया और फॉस्फोरस को sp3 हाइब्रिडाइज करा दिया, तो इस फॉस्फोरस से ये 3 बॉन्ड तो इसके कारण बन गए, एक चौथा बॉन्ड ऑक्सीजन से इससे बन गया और ये पाई बॉन्ड बना लेगा, तो ये p पाई d पाई बॉन्ड, p पाई d पाई बॉन्ड, p पाई d पाई बॉन्ड, p पाई d पाई बॉन्ड। तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल पीओ बॉन्ड, तो सिंगल पीओ बॉन्ड ईच एज ऑफ टेट्राहेड्रा पे 2 सिंगल पीओ बॉन्ड है, ये पीओ बॉन्ड है, ये पीओ बॉन्ड है, और ऐसी 6 एज है, तो 12 सिंगल पीओ बॉन्ड होंगे, एंड पी डबल बॉन्ड ओ 4 है। ट्वेल्थ का बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 12th का बी, explain the difference in the nature of bonding in LiF and LiI. लिथियम कैटायन है, फ्लोरीन छोटा एनायन है, आयोडाइड बड़ा एनायन है, लिथियम आयोडाइड को ज्यादा पोलराइज करेगा, तो इसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, जबकि इसमें कोवेलेंट नेचर कम रहेगा, आयनिक नेचर ज्यादा होगा। फ्लोराइड आयन आसानी से पोलराइज नहीं होगा, छोटा एनायन है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रेडियाई। लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। अगर देखें तो लिथियम सेकंड पीरियड में आ रहा है, जबकि ये थर्ड पीरियड में आ रहा है, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है,
इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। नहीं, पोटेशियम यहाँ तो सोडियम आता है, पोटेशियम यहाँ आता है, लाइक दिस। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते थे, 2 चले गए, 10 बचे। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते थे, 3 चले गए, 10 बचे। न्यूक्लियर चार्ज इसके पास ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम 3+ आयन छोटा होगा, मैग्नीशियम 2+ आयन से साइज में। बट मैग्नीशियम से पोटेशियम बड़ा होगा क्योंकि नीचे आ रहा है, और लिथियम सबसे छोटा होगा क्योंकि वो सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये इनका साइज का ऑर्डर रहेगा। 13th का बी। How many lone pair are present on the central atom of I3 negative ion? I3 1 आयन में आयोडीन के पास कंडीशन ये थी, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने नेगेटिव किया 1 इलेक्ट्रॉन और देकर, और फिर इसको sp3 डिहाइब्रिडाइज करा दिया। तो इसके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री में एक लोन पेयर ये आया, एक ये आया, एक ये आया, ये आई नेगेटिव आयन था। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इससे 2 आयोडीन एटम आके जुड़ गए। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल आयोडीन इज 3। क्वेश्चन नंबर 14, interpret the non-linear shape of H2S molecule and non-planar shape of PCl3 using VSEPR theory. सल्फर के पास आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 3d0 रहता है। जब ये H2S बनाना चाहता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, एंड बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके पास 4 ऑर्बिटल आते हैं, जिसमें से 2 में लोन पेयर रहेंगे, 2 में बॉन्डिंग होगी। तो ये शेप लीनियर ना रहकर वी शेप एंगुलर रहेगा। सिमिलरली PCl3, जब PCl3 क्लोरीन से जुड़ने के लिए 3 क्लोरीन से जुड़ेगा तो इन तीनों के थ्रू बॉन्डिंग करेगा, बट ये लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर रिक्वायर्स हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जिसमें से एक में लोन पेयर रहकर 3 में Cl रहेंगे। तो ये भी नॉन प्लेनर शेप रहेगा। ये सब प्लेनर रहने के बजाय पिरामिडल रहेगा, बिकॉज ये टेट्राहेड्रा है जिसमें एक लोन पेयर है। क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ XCF2, XCF4, XCO2F2। XCF2 की ज्योमेट्री तो हम कई बार बना चुके हैं। ज़ीनॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है ग्राउंड स्टेट में। इन द एक्साइटेड स्टेट इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट करके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, क्योंकि ज़ीनॉन +2 स्टेट में है। फिर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 इसके पास, 8 इसके पास, 22 -3 टाइम्स ऑफ 2, 11 - 6 5। sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन इसमें आएगा, तो एक s 3p और एक d हाइब्रिडाइज होंगे, जिसके कारण ज़ीनॉन के पास 5 ऑर्बिटल आएंगे, जिसमें से 3 में लोन पेयर रहेंगे। अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, लोन पेयर रिक्वायर्स इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स। ये 2 फ्लोरीन एक्सियल पे जाएंगे, XCF2 की ज्योमेट्री लीनियर रहेगी।
लेकिन अगर ये Xc F4 होता, जीनॉन +4 स्टेट में होता, तो जीनॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहता। इन द एक्साइटेड स्टेट आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते तो 28 इसके पास और 8 इसके पास में 36 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -3 टाइम्स ऑफ 4 करते तो 18 - 12 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आता। बिकॉज ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जीनॉन के पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती जिसमें से 2 लोन पेयर होते और 4 फ्लोरीन यहाँ के लगते। तो स्क्वायर प्लेनर इज द ज्योमेट्री फॉर XeF4। लेकिन अगर XeO2F2 होता जहां जीनॉन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जीनॉन के पास एक्साइटेड स्टेट में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब आते जब ये तीनों अनपेयर हो जाते। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे, इसके पास में 14, इसके पास में 12, तो 14 + 12 26 +8 इसके पास 34/2 17 - 3 टाइम्स ऑफ number of atoms other than central atom and hydrogen atom 17 - 12 5 hybridization will be sp3d। एक s 3p और एक d हाइब्रिडाइज होगा। तो जीनॉन के पास यह आएगा जिसमें से एक में लोन पेयर रहेगा, ये वाला। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों लगाना है। बेंड्स रूल कहता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल लोकेशन पे जाता है, तो 2 फ्लोरीन यहाँ चले जाएंगे इन ऑर्बिटल को यूज करके। एक ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इस वाले से, वो पाई बॉन्ड बना लेगा। एक ऑक्सीजन इससे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इस वाले को यूज करके वो पाई बॉन्ड बना लेगा। तो ज्योमेट्री विल बी सीसॉ। So these are the solutions of chemical bonding subjective level 3.